सबसे पहले हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। देखते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में अब नहीं है वो, उसमें यूनिट सेकेंड है बीजगणित। यूनिट फर्स्ट को रखा गया है, लेकिन यूनिट सेकेंड में है बीजगणित, उसे हटा दिया गया। उसमें से किस टॉपिक को हटाया गया है? वो है केवल बहुपद, और शेष को रखा गया है। बहुपद में क्या क्या हटाया गया है? बहुपद के शून्यांक अर्थात शून्यांक ज्ञात करने होते थे, वो हटा दिया गया, नहीं आएगा। द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्याङ्कों के मध्य संबंध, उनमें संबंध बताना पड़ता था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस एक्स का गुणांक, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये संबंध बताना पड़ता था। अल्फा एंड बीटा ये दोनों संबंध बताने पड़ते थे, तो अब वो हटा दिए गए। वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, यानी जो वास्तविक गुणांक जिनके होते थे उन पर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उस पर आधारित जो सवाल आते थे वह नहीं आएंगे, हटा दिए गए। फिर आगे है वृत्त। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, ये हटा दिए गए। पहले कोई वृत्त होता था और वृत्त से स्पर्श रेखा खींची जाती थी और इसी पर एक लंब डाला जाता था, तो ये भी अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा। चौथा चैप्टर है पूरा, ये हटा दिया गया। ये समांतर श्रेणियां जो है पूरा ये हटा दिया गया। त्रिकोणमिति में क्या हटाया गया है? वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सब समीकरण थी। तो इसे जो स्थापित किया जाता था, कैसे करके वो आती थी, बाकायदा ट्राइएंगल समकोण त्रिभुज दिया जाता था और उसमें लंब बटेकरण आधार बटेकरण लगाकर पाइथागोरस प्रमेय से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकालते थे, वो स्थापित करना, वो भी अब पाठ्यक्रम में नहीं रहा है। और इस पर कुछ अनुप्रयोग आते हैं, जैसे कहीं दे दिया जाएगा, एक सवाल दे दिया जाएगा उसमें इसका यूज होगा तो वह नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन के पदों में लिखिए, तो हम क्या कहते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये इस तरीके के अनुप्रयोग वगैरह इस सब समीकरण पर आधारित हटा दिए गए। यूनिट 7 तो पूरी हटा दी गई। प्रायिकता के जितने भी सवाल थे वो सब हटा दिए गए, यानी कि 2 यूनिटें ऐसी हैं जिन्हें पूर्ण रूप से हटा दिया गया, एक समांतर श्रेणी और एक प्रायिकता। यही यूनिटें बढ़िया लग रही थी, लेकिन क्या तो हटा गया। अब शेष जो रह गया है वो, उसमें यूनिट फर्स्ट वही संख्या पद्धति, पहला पार्ट जो वास्तविक संख्याएं पूरा है। यूनिट सेकंड में बीजगणित में केवल क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण यूनिट, उन्हें हल करना, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफीय विधि और बीजगणित विधि, इन चारों विधियों से हल करना है। और द्विघात समीकरण है, उनका पूर्ण वर्ग बनाकर और विविक्तिगत मूलों की प्रकृति वगैरह और उन पर आधारित कुछ शुरुआती प्रश्न आते थे। निर्देशांक ज्यामिति पूरा ही है चैप्टर, सब निर्देशांक ज्यामिति की क्या अवधारणा है, समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये सब ज्यामिति में त्रिभुज पूरा ही है। समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, प्रतिधारण और उन पर आधारित जो प्रमेय रहती थी वो सब कुछ है। रचनाओं में वो भी है, त्रिभुज की रचना करवाई जाती थी समरूप त्रिभुज से, वो भी है। त्रिकोणमिति में सामान्य परिचय तो है ही, और वही हटा दिया गया, वो तो मैंने पहले बता ही दिया। शेष तो सब रहा ही। त्रिकोणमिति सब समीकरण, पूरक कोण के पर अनुपात ज्ञात करना था, ऊंचाई दूरी भी है। मेंसुरेशन में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और सांख्यिकी में जो माध्य का माध्य बहुलक संचयी बारंबारता ग्राफ रहता था, वो सारे के सारे। फिलहाल हम लोग आज मैथ उद्देश्य, जैसा कि आप लोगों ने मांग की है
ये मेन उद्देश्य हम लोगों का केवल निर्देशांक ज्यामिति पर रहेगा। निर्देशांक ज्यामिति से सवाल हमें हल करने हैं, वो कैसे हल किए जाएंगे तो उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इनमें किन किन तथ्यों को हम याद रखें। दो तथ्य महत्वपूर्ण हैं, एक क्या एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष, ये दो, और क्या निर्देशांक। निर्देशांक क्या होंगे, एक्स अक्ष क्या होगा, वाई अक्ष क्या होगा, ये हमें तथ्यों को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होगा, उसी से हम लोग ग्राफ खींच पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ खींच लिया, तो उसमें ये तो हो गया आपका एक्स अक्ष, इसे कहेंगे एक्स डैश अक्ष, ऋणात्मक दूरी चलेंगे एक्स डैश अक्ष। ये हो गया वाई अक्ष और इसे कहते हैं वाई डैश अक्ष। ये है हमारा मूल बिंदु। क्या है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। मूल बिंदु से दाईं ओर अर्थात सीधे, मूल बिंदु से सीधे जाने पर हम दूरी कैसे लेते हैं, पॉजिटिव, और मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर जाएंगे तो नेगेटिव दूरी लेंगे। किस ओर, बाईं ओर अर्थात उल्टी ओर। इसी तरीके से मूल बिंदु पर वाई अक्ष पर अगर हम जाएंगे तो कैसी दूरी लेंगे, पॉजिटिव दूरी, और मूल बिंदु पर अगर बाईं ओर नीचे अर्थात जाएंगे वाई अक्ष पर तो हम कैसी दूरी लेंगे, नेगेटिव। समझ लेते हैं, इस चतुर्थांश में जो भी बिंदु स्थित होगा उस बिंदु के निर्देशांक दोनों, चाहे वो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी हो चाहे वो वाई अक्ष पर चली गई दूरी हो, प्लस प्लस होगा। इस चतुर्थांश में जो भी हमारा बिंदु स्थित होगा उसका निर्देशांक क्या होगा, प्लस प्लस, अर्थात एक्स अक्ष पर चली गई दूरी भी प्लस होगी और वाई अक्ष पर चली गई दूरी भी प्लस होगी। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष का निर्देशांक, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को क्या कहते हैं, वाई का निर्देशांक। जैसे मान लीजिए अगर हम दूरी कोई चलाए, ए दूरी चलाए, जस्ट एग्जांपल, ए दूरी चले और यहाँ पर पहुंचे, उसी तरीके से अगर हम वाई अक्ष पर भी दूरी चले और यहाँ पर पहुंच गए, भी दूरी चलकर, तो हमें ये दो बिंदु प्राप्त हो गए, एक ये ए और ये बी, ये दो बिंदु प्राप्त हो गए। अब हमसे कहा गया कि आप इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, तो इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हम लिखेंगे तो सबसे पहले किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए क्या रखा जाता है, भुज और कोटि। भुज क्या होता है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, कोटि क्या होता है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी। ठीक है, अब हमें चूंकि इस बिंदु का लिखना है, तो ये बिंदु हमें कब मिला है, जब हम एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चलकर आए, 0 थे, यहां से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, किस दूरी पर चले आए, ए दूरी पर, तो यहां पर आ गए, अर्थात भुज हमारा क्या हो गया, ए। अब क्या हम वाई अक्ष पर चले, वाई अक्ष पर हम वहीं के वहीं रहे, वाई अक्ष जैसे 0 है तो हम 0 पर ही तो रहे, चले नहीं, तो इसका निर्देशांक कोटि क्या हो गया, 0, तो इसके निर्देशांक बन गए a, 0। इसी तरीके से इसके निर्देशांक हमें बनाने, तो इसके निर्देशांक कब मिलेंगे, जब हम पहले देखें ये तो वाई अक्ष पर है स्थित,
एक्स अक्ष पर कितना दूरी चला, 0, भुज हो गया 0, और कोटि हो गई किस दूरी पर चले, b दूरी पर, तो इसके निर्देशांक हो गए 0, b। ठीक है, या किताबों में हमारी में x, 0, 0, y भी दिया, घबराए नहीं, एक ही बात है, हम a और b से बता रहे हैं। आगे जैसे हमने अभी पढ़ा कि ग्राफ रैखिक समीकरण एक दिया रहेगा, उसका ग्राफ बनाना है आपको, तो उसमें हम लोग a और b को ही यूज करेंगे, इसलिए हमने a और b को फिलहाल समझाने के लिए दे दिया है, घबराए नहीं, बात यही है, x, 0, 0, y। ठीक है, ये समझ गए आप लोग, भुज और कोटि को समझ गए। बाई चांस पूछ ले कि एक बिंदु दिया है, इसमें बताइए आप भुज और कोटि क्या है, तो आप बता देंगे कि भुज क्या है, जो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है, कोटि क्या है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है 1, 2, तो अब इस 1, 2 को हमें बताना है कि इसमें भुज क्या है, कोटि क्या है, तो हम भुज बता देंगे क्या है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, 1, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, 2, तो भुज हो गया 1 और कोटि हो गया 2। ठीक है, आई बात समझ में। आगे यहीं पर हम इसे दर्शाना बता दे रहे हैं कि इसे कहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, 1, 2 को कहाँ पर रखा जाएगा उसे बता दे रहे हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जो भी ग्राफ बनाया जाता है तो उसमें जो संख्याएं रेखाएं होती हैं तो वो 1-1 सेंटीमीटर का उसमें खाना रहता है, तो ये 1-1 सेंटीमीटर पर हमने बना दिए खाने कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 1, 2, 3, 4। ठीक, अब हमें दर्शाना क्या है, 1, 2 को दर्शाना है कि 1, 2 कहाँ पर स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। कैसे जान लिया, इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव आए तो वो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, कहाँ पर है उसे देख लेते हैं। एक्स अक्ष पर कितना जा रहा है, 1 इकाई, तो एक्स अक्ष पर चलिए 1 इकाई हो गई यहाँ पर। ठीक, वाई अक्ष पर कितना जा रहा है, 2 इकाई, ये हो गई, अर्थात एक्स अक्ष पर चल रहा है 1 और वाई अक्ष पर चल रहा है 2, अर्थात ये कहीं ऐसे पहुंचेगा, इस तरीके से, यही तो पहुंचेगा, अर्थात ये स्थित होगा 1,2। एक्स अक्ष पर चला, ये दूरी चली इस तरीके से, एक्स अक्ष यही तो है, क्षैतिज ये नहीं है कि यहीं पर हो, केवल हमें क्या ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष जो होता है वो क्षैतिज होता है और वाई अक्ष जो होता है वो ऊर्ध्वाधर होता है, एक पड़ा हुआ और एक खड़ा हुआ। तो हमें पड़ी हुई कितनी क्षैतिज दूरी कितनी चली, 1 यूनिट की, और ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी चली, 2 यूनिट की। 1 यूनिट दूरी और 2 यूनिट दूरी चलकर हम यहाँ पर पहुंच गए, ये बिंदु हमें मिल गया, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 1,2। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इतना समझ में आया कि निर्देशांक कैसे हमें लिखने हैं और कैसे हमें चतुर्थांश में दर्शाना है, और हम ज़्यादा सेकेंड या थर्ड या फोर्थ की बात नहीं करेंगे, फिलहाल थोड़ा बहुत समझा लेते हैं। जैसे सेकेंड जो चतुर्थांश है उसके क्या निर्देशांक बने, तो वाई अक्ष पर वो पॉजिटिव जा रहा है और एक्स अक्ष पर कैसा जा रहा है, नेगेटिव, अर्थात माइनस और प्लस। ये थर्ड में क्या बनेंगे, माइनस और ये माइनस और माइनस के ही बनेंगे। फोर्थ में क्या बनेंगे, एक्स अक्ष पर जा रहा है प्लस और वाई अक्ष पर जा रहा है माइनस। पुराने सवालों पुराना जो गणित था हम लोगों का मनोहर का, तो उसमें सवाल पूछे जाते थे कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है, अब उसे हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो फिलहाल आगे हमें यही नहीं है कि केवल हाई स्कूल की परीक्षा ही पास करनी है, और भी ज्ञान जरूरी है, तो इसलिए ये आप समझ लें थोड़ा। ठीक, आगे हम लोग अपने सिलेबस पर चर्चा करेंगे।
कोई भी बिंदु स्थित होगा, अभी समझाया, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होगा तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? a, 0 या x, 0। ठीक, इसी तरीके से y अक्ष होगा तो उस पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0, b या 0, y। ठीक, एक सूत्र ये हो गया। दूसरा सूत्र, अब अभी तो एक बिंदु हो गए, अब दो बिंदुओं की चर्चा करना है। या यहाँ पर भी अगर हम दो बिंदुओं को देखें तो दो बिंदु हैं, एक तो x अक्ष पर स्थित है, एक y अक्ष पर स्थित है। तो उसी तरीके से अगर कोई भी बिंदु, मान लीजिए, माना कोई भी बिंदु अगर a है, उसका निर्देशांक x1, y1 दिया, जैसे उसने आपका एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दिया होगा 1, 2 और दूसरा दिया होगा 3, 4। ये दो बिंदु दिए हैं, ये a है और ये b है। तो मानक समीकरण, मानक में क्या है? x1, y1 तथा b x2, y2, x1, y1, x2, y2, ये x1 और y1 ये हो गए, और ये हो गए x2, y2। ठीक है, अब इससे कहा जाए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, क्योंकि ये सवाल आता है कि दो बिंदु दिए हैं और इनके बीच की दूरी आप ज्ञात करेंगे। इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा? कि बीच की दूरी, जैसे कोई भी दो बिंदु, मान लीजिए ये a है और ये b। अब ये दोनों बिंदु हैं, ये अलग अलग स्थित होंगे। जैसे ग्राफ में अगर हम दर्शाएंगे तो इस तरीके से कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, तो इस तरीके से ये एक रेखा बनाएगा। रेखा बनाएगा तो वो एक उनके बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो वही बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है कि उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो उनकी बीच की दूरी का सूत्र होता है, उसे हम लिख सकते हैं, जैसे a और b अगर माने तो इसे क्या लिख सकते हैं? ab बराबर अंडर रूट, सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे भी नोट करते रहे। अगला मात्रक भी इसे लिखना है तो इसे इकाई, ठीक, इकाई। अगला जैसे कहता है कि तीन बिंदु हैं, तीन बिंदु A, V तथा C समदूरस्थ हैं। इनके निर्देशांक दिए जाएंगे आपको, A का अलग निर्देशांक होगा, B का अलग होगा, C का अलग होगा। तीनों के निर्देशांक दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि ये तीनों जो है वो समदूरस्थ है। समदूरस्थ के तात्पर्य समान दूरी पर। क्या कह रहा है? समदूरस्थ। समदूरस्थ के तात्पर्य समान दूरी। दूरी से क्या आया है? कौन सी दूरी? बीच की दूरी। अर्थात हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है? इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अर्थात AB बराबर BC। ठीक है, AB A और B के बीच की दूरी और BC B और C के बीच की दूरी। V दोनों में कॉमन है। V A से दूरी समान दूरी पर है, उसी तरीके से B C से भी समान दूरी पर है, इसीलिए कहा गया है बराबर। और बराबर का मतलब होता है समान, और समान का मतलब होता है सम। और क्या बराबर है? दूरी बराबर है तो क्या हो गया? समदूरस्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ABC से मतलब में बिंदु कौन कौन होंगे, A होगा, B होगा, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं x1, y1, V जो है x2, y2, C जो है x3, y3 है। अब त्रिभुज है तो इन त्रिभुज से क्या होगा, त्रिभुज कहा जाएगा कि ये तीनों बिंदु जो हैं वो संरेख, क्या कहा जाएगा, तीनों बिंदु संरेख हैं। या कहा जाएगा पर्सनली पूछ ले के बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो संरेख हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान अगर शून्य आ जाता है तो वो तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान शून्य नहीं आता है तो वो त्रिभुज के जो बिंदु होंगे वो संरेख नहीं होंगे। जो एक सवाल दिए गए हैं उनमें बिंदु संरेख नहीं है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो त्रिभुज के त्रिभुज के जो बिंदु हैं या जो शीर्ष हैं वो संरेख कब होंगे, जब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है उसे हम समझेंगे, ये इंपोर्टेंट है, याद रखना। 1/2 बड़ा कोष्टक x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बड़ा कोष्टक बन। ये इसे याद कैसे रखना, बराबर में 0। कब, जब त्रिभुज शीर्ष जो है वो संरेख हो तब। प्रत्येक स्थिति में नहीं लगाना, बराबर 0, ठीक है। तो उस ऊपर वाले की तरह हमने कंडीशन बना दी ये, ठीक। चलो ध्यान करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक, ये खत्म। इसे याद कैसे रखना, ये तो 1 2 3 आप याद रखेंगे, ये x1 x2 x3 प्लस प्लस प्लस। इसे याद रखना 23 दिखाई दे रहा है, 31 3 1 12 1 23 31 12। इस तरीके से आप अरेंज कर लीजिए और त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लीजिए। आता है सब 4 नंबर का आता है, पूछ लिया जाए, बहुत सरल है, ठीक। अगला इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लिया करें। अगला कोई रेखा है, रेखा ए बी। अब बैठो, हमें आ रहे हैं, आप 5 मिनट में आ रहे हैं। उधर पापा बैठे हैं वो शायद उधर बाहर, हमें आ रहे हैं। रेखा AB है तो उसमें A के निर्देशांक मान लो x1 और y1 तथा B के निर्देशांक x2, y2। ये x1 y1 और x2 y2। अब कहा जाए कि इस रेखा को कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई P बिंदु, ठीक, उसका निर्देशांक मान लो x, y। तो ये P बिंदु इस रेखा को
P बिंदु रेखा को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो पूछ लिया जाएगा तो P के निर्देशांक क्या है, जो भी बिंदु है उस बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो उस P के निर्देशांक ही हमें लिखने हैं। क्या है? उस सूत्र है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अर्थात x बराबर क्या होगा? इतना पोर्शन, y बराबर कितना होगा? इतना पोर्शन। इन दोनों का जब कंपेयर करवाना होता है, जैसे m1 m2 जब कभी न किया हो या कोई ये कहे तो कंपैरिजन करवाना होता है, तुलना करवानी होती है। तो तुलना आप कैसे करवाएंगे? x बराबर ये और y बराबर ये। ठीक है, समझ गए? इसी से जैसे एक आधा सवाल ऐसे दिए गए हैं, इनमें कहा गया है कि वो त्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित से तात्पर्य, जैसे मान लीजिए ये है कोई रेखा, तो इसमें ये कोई ए बी रेखा है, उसे सी और डी कह दिया जाए कि ए बी रेखा को बिंदु सी और डी समत्रिभाजित करते हैं, तो उनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो वैसी स्थिति में आप अनुपात याद रखेंगे। क्या रखेंगे? कि बिंदु जो C है वो रेखा को किस अनुपात में विभाजित, ये रेखा जो है वो 3 खंडों में है। एक खंड ये है, 2 खंड दूसरा ये, 1 2 और 3 खंड है इसकी रेखा के। ठीक है, तो अब कह दिया है कि C जो है वो C कितने से विभाजित करती है? तो C किस अनुपात में विभाजित करेगी? एक खंड ये हो गया, और इधर कितने खंड हैं? 1 और 2। कितने कुल खंड कितने हैं? 2। अर्थात किस अनुपात में विभाजित करेगी? 1:2 के। कौन सा बिंदु? C। और D से अगर पूछ लिया जाए कि D किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो उल्टा कर दो। ठीक है, किसमें करेगा? 1 2 खंड है, इस एक ही खंड रहेगा, तो 2:1 में करेगा। ये जो है वो 1:2 में करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? इतना हम लोगों को सूत्र याद रखना है, और यदि सूत्रों पर आधारित सवाल हम लोगों के पूछे जाते हैं। चल एक आध 2 सवाल हम लोग हल करके देख लेते हैं। एक सूत्र और लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए मध्य बिंदु वाला सूत्र और लिख देते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक बाई चांस आ जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। ये जैसे 2 बिंदु दिए गए होंगे, वही x1, y1 और x2, y2 ये दिए होंगे, इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक में पूछा गया होगा, मध्य बिंदु निकालना होगा, तो हम यही सूत्र लगा के उसे हल कर लेंगे। ठीक है, ये है a, b तथा -a, -b। 2 बिंदु है, दोनों बिंदुओं से हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, बीच की दूरी का सूत्र वही याद रखेंगे। क्या? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x1 x2 y1 y2 कहां से लाए? यही तो है, x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, अब मिल गए। x1 क्या मिला? a,
माइनस चिन्ह लगा हुआ है, और x2 क्या है, देखो x2 कितना माइनस ए है। अब माइनस चिन्ह यहाँ से लगा, माइनस ये दोनों मिला के क्या हो गया, प्लस ए का होल स्क्वायर। समझ गए, ये प्लस कैसे हो गया, माइनस चिन्ह ये और माइनस ये दोनों जब गुणा होगा प्लस हो जाए, प्लस y1 क्या है v, अब यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, y2 क्या है माइनस का b, तो ये भी हो जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, हल कर लो, ये हो गया कितना 2a का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया कितना 2b का होल स्क्वायर, हल कर लो। इतना बड़ा नहीं हल करना है आप लोगों को, बहुत छोटा है एकदम से डायरेक्ट, कितना 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये 4 कॉमन ले लिया, बाहर आ गए, सॉरी 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा, 4 का वर्गमूल ले लिया, कितना आया 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लिख देंगे मात्रा, ये आपकी इकाई, ये आंसर हो। कोई भेद नहीं है बीच की दूरी, 1-2 नंबर का सवाल आए, 1 नंबर का सवाल आए, बहुविकल्पी प्रश्न इस साल जरूर पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न या 2 नंबर का सवाल जरूर बीच की दूरी का बनेगा, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होगा बीच की दूरी दे देगा और पूछ लेगा x को, कोई एक तो बिंदु जैसे मान लीजिए उसने दे दिया 1,x, एक दे दिया 2,y, इस तरीके से, या x, 1 और 2,y ये दे दिया। अब पूछा गया कि और कह दिया गया इनके बीच की दूरी इतनी है, तो पूछ लिया जाएगा x और y का मान क्या होगा, या x और y एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, उनका अंतर संबंध हमें बताना होगा। तो वैसी स्थिति में हमें वो याद रखना है कि कैसे ये सवाल होगा। कुछ नहीं, बीच की दूरी जितनी भी दे वहां रख दो, जैसे मान लीजिए एज एग्जांपल बीच की दूरी उसने 3 दे दी, तो बीच की दूरी की जगह 3 रख दो, इधर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, इधर 9 आ जाएंगे, इधर ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, हल हो जाएगा, याद रखना। बीच की दूरी से सवाल हो गए। अगला एक हम लोग समदूरस्थ वाला भी समझ लेते हैं, ऐसे एक एग्जांपल देखने की तरह है। जैसे एक सवाल कह रहा है, एक बिंदु है px, y, ये बिंदु है a 2,-5 तथा -2 b है -2,9 से समदूरस्थ है। इस तरीके से ये सवाल कह रहा है कि ये समदूरस्थ है, P जो है वो A और B से समदूरस्थ है। तो इस P के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। P मान लिया है कि माना कोई बिंदु P x, y है जिसका निर्देशांक वो बिंदु A और B से समदूरस्थ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, PA बराबर PB, ठीक, PA बराबर PB। उधर हमने सूत्र में A और B और C लिए थे, तो वहां पर हम लोगों ने AB बराबर BC रखा था, तो यहाँ पर हमने PA बराबर PB रख दी, तो दिक्कत नहीं है, समझना हाई स्कूल में हो। तो PA हमें निकालना है, PA इन दोनों से x - 2, x1 - x2 अर्थात x - 2 का अवश्य हो गया, x1 x2 हो गया x - 2 प्लस, अब y1 - y2 का होगा, तो y और ये माइनस का है, उधर भी माइनस पहले से ही रहता है, माइनस प्लस y + 5 का
होल स्क्वायर। ठीक, बराबर पी बी निकाल लो अंदर को भाई, पी बी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करना, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो इनका अंडर रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर। जब आप लोग अच्छी तरीके से करना सवाल सीख जाएंगे तो इतना आप लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप हल करेंगे सीधा ही, डायरेक्ट ये स्टेप कर देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81। ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया आपका। ठीक है, अब जो रहा बचा है उसे जो घटा लो बस, और कुछ नहीं। बराबरी एक तरफ और बराबरी एक तरफ, ये इधर ले आओ तो माइनस 4x माइनस का 8x हो गया। ठीक है, आओ इसे भी ले आओ, इधर गया y, ये 10y और ये माइनस का 8y 18y इधर आए तो इधर भी प्लस 28y। ठीक, बराबर इसे इधर ले जाओ, 4 से 4 ये कट गए, एक तो कट ही गया, 81 में से 25 चले जाएंगे, 56 बचे। ठीक है, 8 कॉमन आ रहे हैं, x माइनस का x प्लस 8 नहीं आ रहे, सॉरी 4 से 28 4 आ रहे हैं, माइनस के 2x प्लस 7y बराबर 4 का भाग इधर दे दो, 4 एकम 4 4 चौगुन 14 चौगुन 56। ये एक इक्वेशन बन गई। इसे एक और भी रूप में लिख सकते हैं क्या, 2x माइनस 7y और प्लस 14 बराबर 0। माइनस से कॉमन लेंगे यहाँ से, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब इधर माइनस हो जाएगा इधर भी आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो गया 2x माइनस 7y प्लस 14। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें कहा गया था हमें कि ये जो है वो समदूरस्थ हैं तो उनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। हाँ, किताब नहीं है हमारे पास, उसमें एक शर्त और दी थी। शर्त क्या दी थी कि जो ये पॉइंट होगा वो आपका x अक्ष पर स्थित होगा। कहां पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। अब हम लोगों ने x अक्ष पर स्थित पीछे सवाल पढ़े थे, x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु होता था तो उस x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते थे, x, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 0। तो अब लिख देंगे चूंकि बिंदु x अक्ष पर स्थित है अतः y बराबर 0। ठीक, तो y का मान यहाँ 0 रख दो, तो 2x बराबर 2x और प्लस 14 बराबर 0, ये तो 0 हो जाएगा पूरा। ये इधर ट्रांसफर कर दो, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 7। जब x का मान माइनस का 7 आ गया तो बिंदु जो है वो क्या आ जाएगा माइनस का 7, 0। ठीक, क्योंकि वो x अक्ष पर स्थित है तो उसका मान कितना हो जाएगा माइनस 7, 0। ठीक, अब यही कह देता कि y अक्ष पर स्थित है तो y अक्ष पर स्थित है तो उसके लिए क्या करते, x बराबर 0 रख देते, तो वहां से y। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो दो फायदे क्या, x और y किस तरीके से संबंधित हैं, इनमें संबंध बताइए आप। ये सवाल तो लिख देंगे हम, यही संबंध है, x और y इस तरीके से संबंधित है। और क्या फायदा हो रहा है, हमें ध्यान रखना है कि अगर x
पर स्थित हो तो y बराबर 0 हो जाएगा, अगर y अक्ष पर स्थित हो तो x बराबर 0 हो जाएगा, और वहां से हम मान निकाल लेंगे और पॉइंट हो जाएगा, उसका निर्देशांक बन जाएगा। ठीक है, आगे अगला एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ मिल जाते। जैसे हमें सवाल दिया गया है कि सिद्ध हमें करना है कि तीन बिंदु है वो संरेख बिंदु है 1,5, 2,3 तथा -2, -11। ये कहा गया है कि इससे बना जो त्रिभुज है वो संरेख उन बिंदुओं से जो त्रिभुज बनता है उससे, और ये बिंदु जो है वो संरेख है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है कि ये संरेख है या नहीं। ठीक, संरेख कब होंगे? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आता है तो वैसी स्थिति में ये तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो ये तीनों संरेख हो जाएंगे। फिलहाल हम लोग कर लेते हैं है या नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैसे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वही सूत्र 1/2 23 वाला x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 1/2 x1 का मान 1 कोष्टक y2 का मान 3 माइनस y3 का मान -11 तो प्लस का 11 हो जाएगा, प्लस x2 का मान 2 y3 का मान -11 और माइनस y1 का मान -5 तो -5 प्लस x3 का मान -2 तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 इंटू y1 का मान 5 माइनस y2 का मान 3 तो -3 1/2 11 3 14 1 14 11 5 16 दूनी 32 माइनस के 32 5 10 3 2 2 दूनी 4 माइनस के 4। ठीक, 1/2 32 और 4 36 36 में से 14 घटा दो, कितने बचे 22 माइनस का 22। ठीक है, अब इसका भाग दे दो तो माइनस का कितना आया 11। चूंकि दूरी जो है वो ऋणात्मक नहीं ले सकते हैं तो उसे हम प्लस भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें प्लस और उससे मतलब क्या है, हमें क्या दर्शाना है कि ये जो है वो इज नॉट इक्वल 0 है। 11 माइनस का 11 जो आया है वो 0 के बराबर नहीं है। वैसी स्थिति में हम लोगों का क्या हो जाएगा कि ये जो तीनों बिंदु हैं वो संरेख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल -11 आया है, आना कितना चाहिए था 0। ठीक, तो ये संरेख नहीं है। फिलहाल हम लोगों ने ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया, बस इसी से सवाल आएगा 4 नंबर का, कितने का भी मुझे। ठीक है, और एक कंडीशन और है, कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे बिंदु 4 बिंदु दे दी जाए तो कहा जाएगा कि इन 4 बिंदुओं से वर्ग बनता है, आयत बनता है, या समांतर चतुर्भुज बनता है, या समलंब चतुर्भुज बनता है। तो हमें कुछ नहीं, उनकी कंडीशनें याद रखनी है, या समकोण त्रिभुज बनता है। वो सारी की सारी कंडीशनें मैंने उसमें नोट्स में आपको दिया है, उसमें अवेलेबल करवा दी है। जैसे वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके बीच की दूरी आप ज्ञात कर लीजिए। 4 भुजाएं अगर बराबर हो जाए, विकर्ण भी समान हो जाए तो वो वर्ग है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाए, विकर्ण बराबर हो जाए तो वो आयत है। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाए और विकर्ण जो है वो असमान हो, विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए, वैसी स्थिति में वो समांतर चतुर्भुज होगा।
समकोण त्रिभुज में क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग सिद्ध हो जाए। समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, दो भुजाएं बराबर हो जाए, सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाए, एक भुजा अलग हो तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर हो जाए तो समबाहु त्रिभुज है। बीच की दूरी आप याद कर लीजिए और उससे सिद्ध कर दीजिए। अतः स्पष्ट है कि यहाँ से ये और त्रिभुज है कि वर्ग है कि आयत है, इस तरीके से। ठीक, धन्यवाद। आगे हम लोग कुछ और लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।